हेलो साथियों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में। आज अपन इस वीडियो में बात करेंगे अकादमिक कार्य योजना प्रखर 3.0 की जो कार्य योजना क्या क्या रहेगी, अपने को विद्यालय में क्या क्या कार्य करने पड़ेंगे, उसके बारे में विस्तृत जानकारी अपन इस वीडियो के माध्यम से समझेंगे। तो अकादमिक कार्य योजना का जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में प्रारंभिक स्तर पर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करने को लेकर जो नया नोटिफिकेशन आ चुका है, उसके बारे में इसमें बताया गया है कि सत्र 2026 में हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता ये रहेगी कि प्राथमिक स्तर पर सार्वभौमिक मूलभूत साक्षरता और संख्या ज्ञान प्राप्त करना होगा। सीखने की बुनियादी आवश्यकताओं जैसे कि मूलभूत स्तर पर पढ़ना, लिखना और अंकगणित में दक्ष होने पर विद्यार्थियों के आत्मविश्वास में वृद्धि, व्यक्तित्व विकास तथा शिक्षा में रुचि बढ़ती है एवं विद्यार्थियों को भविष्य की शिक्षा के लिए मजबूत आधार मिल पाता है। इसके लिए मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान अभियान यानी मसरा अंतर्गत राज्य के समस्त राजकीय विद्यालयों प्राथमिक, उच्च माध्यमिक में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के उद्देश्य से एफएलएन के लक्ष्यों को प्राप्त करने के हेतु शिक्षकों की क्षमता वर्धन के साथ साथ बाल केंद्रित पेडागोजी के आधार पर सतत एवं व्यापक मूल्यांकन सीसीई तथा गतिविधि आधारित शिक्षण एबीएल के माध्यम से तथा दक्षता आधारित आकलन सीबीए एवं ओरल रीडिंग फ्लुएंसी ओआरएफ आकलन को अपनाया गया है। और इसका उद्देश्य क्या रहने वाला है, तो इसका उद्देश्य है ज्ञान को स्थायी और प्रभावी बनाते हुए प्राथमिक शिक्षा की नींव मजबूत करना। एफएलएन के लक्ष्यों को प्राप्त करने हेतु कार्य योजना निर्माण कर क्रियान्वयन करना है और गतिविधि आधारित शिक्षण द्वारा शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को रुचिकर और आनंददायी एवं प्रभावी बनाना इसका उद्देश्य है। और बुनियादी दक्षताओं में कठिनाई महसूस कर रहे यानी विद्यार्थी किस जो दक्षता में कमज़ोर है उसको कक्षा के स्तर के अनुसार तैयार करना है और बच्चों में 21वीं सदी के कौशलों की समझ विकसित करना है। विद्यालय में विद्यार्थियों के नामांकन एवं ठहराव में वृद्धि करना है और विद्यार्थियों के लिए कक्षीय गतिविधियों हेतु अधिक समय उपलब्ध करवाना है। अब शैक्षिक सत्र जो 2026-27 है, इसके लिए निपुण के लक्ष्य क्या क्या हैं उसके बारे में अपन इसमें देखेंगे। तो कक्षा 1 में जो है उसमें जो लक्ष्य जो रखा गया है वो रखा गया है, आयु का लक्ष्य रखा गया है 6 से 7 वर्ष और मौखिक भाषा अपनी ज़रूरतों, परिचित परिवेश और आसपास के बारे में दोस्तों और कक्षा शिक्षक के साथ बातचीत करते हैं और सवाल पूछते हैं। कक्षा विद्यालय परिसर और आसपास उपलब्ध। और कक्षा 2 वालों के उनके लक्ष्य है, आयु का जो वर्ष रहेगा 7 से 8 वर्ष और मौखिक भाषा और लैंग्वेज, कक्षा में उपलब्ध मुद्रित सामग्री, प्रिंट अवेलेबल के बारे में आत्मविश्वास के साथ बातचीत करना, ये रहेगा उनका। और कक्षा 1 के जो रहेंगे मुद्रित सामग्री के बारे में बातचीत करते हैं, अभिनय, हाव भाव के साथ तुकबंदी, कविता, गीत का सस्वर पाठ करते हैं। और कक्षा 2 वालों के रहेंगे सवाल पूछना और दूसरों को सुनने के लिए बातचीत में भाग लेना, गीत है, कविता का सस्वर हाव भाव के साथ वाचन कर पाते हैं, कहानियों, कविताओं, मुद्रित सामग्री आदि में बार बार आने वाले परिचित शब्दों को दोहराते हैं। अब इसमें पढ़ना यानी जो कक्षा 1 है उसका रीडिंग, तो बोलकर पढ़ने, कहानी सुनाने के सत्र के दौरान सक्रिय तरीके से भाग लेते हैं और प्रश्नों के उत्तर देते हैं। विभिन्न वस्तुओं और कठपुतलियों के साथ परिचित कहानी का अभिनय कर पाते हैं। नए शब्दों को पढ़ने के लिए ध्वनि प्रतीक संयोजन, सेकंड सिंबल, साउंड सिंबल और करेस्पॉन्डेंस का उपयोग कर पाते हैं। आयु उपयुक्त अज्ञात पाठ यानी पाठ अज्ञात है में कम से कम 4-5 सरल शब्दों वाले छोटे वाक्य पढ़ पाते हैं। और इधर इनके भी पढ़ना है, कक्षा 2 वालों के बच्चों के साहित्य पाठ्य पुस्तक की कहानियों को पढ़ते हुए मौखिक रूप से पुनः सुना पाते हैं या नहीं है, दिए गए शब्द के अक्षरों से नए सार्थक शब्द बना पाते हैं, उचित हाव भाव, स्पष्टता और धारा प्रवाह के साथ 6 से 8 वाक्यों का आयु उपयुक्त अज्ञात पाठ समझ के साथ पढ़ पाते हैं। अगला जो पॉइंट रहेगा वो रहेगा लिखना। जब बोलना सीख गया तो लिखना रहेगा। परिचित संदर्भों, कहानी, कविता, पर्यावरण, मुद्रित सामग्री आदि में आने वाले शब्दों में मात्राओं से परिचित होते हैं। अर्थ व्यक्त करने के लिए अपनी वर्कशीट पर लिखते हैं, चित्र बनाते हैं, अपना नाम लिख पाते हैं और वस्तुओं, लोगों के चित्र बनाते हैं। सही वर्तनी के साथ शब्द लिखने के लिए ध्वनि प्रतीक संयोजन कौशलों का उपयोग करते हैं। समझ के साथ सरल शब्दों वाले छोटे 2-3 वाक्य लिख पाते हैं। और कक्षा 2 वाले बच्चों को क्या करना है, अपनी समझ और अभिव्यक्ति को व्यक्त करने के लिए छोटे सरल वाक्य लिखते हैं। सुलेखन के साथ 4 से 5 छोटे वाक्य लिख पाते हैं। अब कक्षा 1 के जो रहेगा अगला पॉइंट रहेगा संख्या ज्ञान यानी न्यूमरेसी। कक्षा 1 में जो बच्चा पढ़ रहा है उसको 20 तक की संख्याओं को गिन पाता है या नहीं पाता है, अपने को बच्चे को 20 तक की गिन
प्राप्ति जो है सिखानी है और उसकी पहचान सुनिश्चित करनी है। अपने परिवेश और आकृतियों और संख्याओं में सरल पैटर्न को पहचानता है बच्चा या नहीं पहचानता है, उसे आगे भी बढ़ा पाता है या नहीं पाता है। और दैनिक जीवन उदाहरणों में 9 तक की संख्याओं का जोड़ और घटाव, यानी कक्षा 1 का जो बच्चा है उसको क्या आना चाहिए, 9 तक की संख्याओं को जोड़ना और घटाना आना चाहिए। योग 20 से अधिक नहीं होना चाहिए, 20 से अधिक न हो, कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं, हमको उसको बच्चे को उस लेवल पर लाना है। अपने आसपास की त्रिविमीय आकृतियों 3D शेप्स, ठोस आकृतियों के भौतिक गुणों जैसे गोल सपाट सतहों, कोनों और किनारों की संख्या आदि का अवलोकन करते हैं और उनके बारे में बात कर पाता है या नहीं कर पाता है। और इधर जो कक्षा 2 का बच्चा है उसको 99 तक की संख्याओं, यानी जो कक्षा 1 का बच्चा था उसको 20 तक की संख्याओं को गिन पाता है या नहीं है, और कक्षा 2 का बच्चा 99 तक की संख्याओं को गिन पाता है और पहचान कर पाते हैं। विभिन्न आकृतियों और संख्याओं से नए पैटर्न बनाते हैं। दैनिक जीवन के उदाहरणों में 99 तक की संख्याओं का जोड़ और घटाव योग 99 से अधिक नहीं हो, कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं। और बार बार जोड़ना, रिपीटेड एडिशन, बार बार बांटना, साझा करना के रूप में गुणा करते हैं और 2, 3 और 4 के गुणा तथ्य पहाड़े बना पाते हैं या नहीं पाते हैं। कक्षा 1 का बच्चा गैर मानक इकाइयों जैसे हाथ की चौड़ाई, कदम, अंगुली और कप, चम्मच, मग आदि जैसी गैर मानक इकाइयों का उपयोग करके लंबाई और क्षमता का अनुमान लगा पाते हैं और सत्यापित भी कर पाते हैं। 20 रुपये तक के भारतीय मुद्रा नोटों और सिक्कों की पहचान कर पाते हैं। और कक्षा 2 का जो बच्चा रहेगा उसके जो है शिक्षण बिंदु रहेंगे आयताकार, त्रिभुज, वृत्त, अंडाकार आदि जैसी 2D आकृतियों को पहचानते हैं और उनके बारे में बता पाते हैं। रोड, पेंसिल, धागा, कप, चम्मच, मग आदि जैसी गैर मानक इकाइयों का उपयोग करके लंबाई, दूरी, क्षमता का अनुमान लगाते हैं और मापते हैं। और सरल तराजू का उपयोग करके वजन की तुलना कर पाते हैं। स्थानिक शब्दावली जैसे दूर, पास, अंदर, बाहर, ऊपर, नीचे, दाएं, बाएं, आगे, पीछे, शीर्ष, तल आदि का उपयोग करते हैं। 100 रुपये तक के नोटों और सिक्कों का उपयोग करके सरल लेन देन कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं। अब 2017, 2026, 27 है तो अकादमिक कार्य योजना क्या बनानी है, तो अपने को सत्र 2026-27 का संचालन शिविर पंचांग के अनुसार किया जाएगा। और प्रवेशोत्सव रहेगा। इस कार्यालय के आदेश दिनांक 25 मार्च 2026 द्वारा प्रवेशोत्सव के विस्तृत दिशा निर्देश जारी किए गए थे, जिसके अंतर्गत दिनांक 11 जुलाई 2026 तक प्रवेशोत्सव का संचालन किया जा रहा है। प्रवेशोत्सव के दौरान निम्न कार्य प्राथमिकता से किए जाने हैं। हाउस होल्ड सर्वे के माध्यम से अनामांकित एवं ड्रॉप आउट बच्चों की पहचान करना, आंगनबाड़ी के कक्षा 1 में प्रवेश योग्य समस्त विद्यार्थियों को विद्यालयों में नामांकित करना, हाउस होल्ड सर्वे के दौरान चिन्हित किए गए बच्चों का विद्यालय में प्रवेश सुनिश्चित करना, नव प्रवेशित विद्यार्थियों को पाठ्य पुस्तकें, कार्य पुस्तिका आदि शिक्षण अधिगम सामग्री जो है उपलब्ध करवाना। आगे कक्षा 1 से 5 तक की शिक्षण व्यवस्था क्या रहेगी। कक्षा 1-2 के लिए सत्र के आरंभ में कक्षा 1 के विद्यार्थियों के साथ 12 सप्ताह तक स्कूल रेडीनेस यानी विद्यालय प्रवेश की कार्य पुस्तिका पर कार्य करवाया जाएगा। 12 सप्ताह आपको कार्य पुस्तिका पर काम करवाना है, जिससे नवप्रवेशित विद्यार्थियों का विद्यालय के साथ सामंजस्य स्थापित हो सकेगा। और 21 अप्रैल 2026 द्वारा जो राजकाज नंबर है उसके अनुसार, पत्रांक के अनुसार कार्य करना है। कक्षा 1 और 2 के विद्यार्थियों के साथ पाठ्य पुस्तक के अध्यायों पर आधारित पाठ्य योजना अनुसार कार्य किए जाएं। कक्षा 1 और कक्षा 2 के लिए FLN शिक्षण योजना हेतु शिक्षक ऐप का उपयोग करना है। शिक्षक ऐप में पाठ्य पुस्तक के सभी पाठों पर कार्य करने हेतु शिक्षण योजना उपलब्ध की जाएगी। शिक्षक स्वयं भी कक्षा अनुसार अपनी योजना तैयार कर सकता है। विद्यार्थियों के विद्यालय नवीन कक्षा में प्रवेश के प्रारंभिक दिवसों में सीखने को रुचिकर बनाने हेतु स्थानीय भाषा, मातृभाषा में संवाद किए जाएँ। विद्यालय में उपलब्ध शिक्षण संसाधन जैसे ABL किट, पाठ्य पुस्तक, स्टोरी कार्ड, कार्य पुस्तिकाएँ आदि का गतिविधि एवं खेल आधारित जो शिक्षण के दौरान उपयोग सुनिश्चित किया जाए। नवीन पाठ्यपुस्तक कक्षा 1 से 5 के लिए RSCRT उदयपुर द्वारा 4 ब्लॉक पद्धति के आधार पर नवीन पुस्तकें निर्मित की गई हैं, जिन्हें विद्यार्थियों में विभिन्न कौशल विकसित करने में सहायता प्राप्त होगी। अब कक्षा 3 से 5 के लिए क्या करना है अपनों को। कक्षा 3 से 5 के विद्यार्थियों के साथ सत्र के आरंभ में बुनियादी कौशल पर आधारित कार्य पुस्तिकाओं एवं पाठ्य पुस्तकों पर कार्य कराया जाए। विद्यार्थियों का वास्तविक कक्षा स्तर जानने के लिए शिक्षक ऐप पर उपलब्ध CBA के परिणाम को आधार बनाते हुए विषयवार, दक्षतावार समूह निर्धारण किया जाए। उपचारात्मक शिक्षण यानी रेमेडियल कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य ये है कि कक्षा 3 से जो 5 के बच्चे कक्षा 2 के स्तर के सरल पाठ को पढ़ने और तथ्यात्मक प्रश्नों के उत्तर छोटे वाक्यों में देने की क्षमता प्राप्त कर सकें। साथ ही इस कार्यक्रम का लक्ष्य उनकी संख्या ज्ञान 0 से 99 की समझ को विकसित करना और कक्षा 2 के स्तर की बुनियादी गणितीय संक्रियाओं जैसे कि जोड़, घटाव, मापन के मूल सिद्धांत और पैटर्न जैसी क्षमताओं, दक्षताओं में उन्हें निपुण बनाना है।
स्कूल रेडिनेंस एवं उपचारात्मक कार्य पूर्ण होने के पश्चात नियमित पाठ्यपुस्तक शिक्षण करवाया जाए और CBA के परिणामों के आधार पर कक्षा शिक्षण है तो कक्षा 3 से 5 के विद्यार्थियों को समूह ए बुनियादी स्तर और समूह B बुनियादी स्तर से ऊपर में वर्गीकरण शिक्षकों को शिक्षक ऐप के माध्यम से उपलब्ध करवाया जाएगा। कक्षा 3 के विद्यार्थियों के समूह में वर्गीकरण कक्षा 2 के योगात्मक आकलन SA3 की स्थिति के आधार पर किया जाना है और कक्षागत समूहवार शिक्षण कार्य के लिए बुनियादी स्तर की कार्य पुस्तिका, ABL किट, स्टोरी कार्ड और पाठ्य पुस्तकों का कक्षा शिक्षण में सीखने सिखाने की गतिविधियों में उपयोग किया जाना है। RSCRT उदयपुर के माध्यम से हिंदी, अंग्रेजी और गणित विषय की साप्ताहिक जो शिक्षण योजनाओं को शिक्षक ऐप पर उपलब्ध कराया जाएगा आपको और विद्यार्थियों के शैक्षिक स्तर का आकलन करते हुए कक्षा कक्षीय गतिविधियों को सभी स्तर पर के विद्यार्थियों के अनुरूप बनाते हुए शिक्षण कार्य करवाया जाना है। RSCRT उदयपुर द्वारा कक्षा स्तरीय 8 ग्रेड यानी कार्य पुस्तिकाओं में 30% जो है बुनियादी स्तर एवं 70% कक्षा स्तरीय दक्षताओं को शामिल किया गया है, जिससे पाठ्य पुस्तिकाओं पर समृद्ध अभ्यास पुस्तिकाओं को विद्यार्थियों को दिया जा सके। 8 ग्रेड कार्य पुस्तिका को पाठ्य पुस्तक के पाठों से जोड़ा गया है ताकि विद्यार्थी कक्षा में पढ़ाए गए विषयों का अभ्यास आसानी से कर सके। इसमें हर अध्याय की मुख्य दक्षताओं के अनुसार गतिविधियां और अभ्यास दिए गए हैं। साथ ही जो विद्यार्थी कक्षा स्तर से पीछे हैं उनके लिए पूर्व ज्ञान आधारित वर्कशीट और उसी अध्याय से जुड़ी सरल व अतिरिक्त अभ्यास वाली वर्कशीट भी शामिल की गई है, जिससे वे अपनी सीखने के स्तर के आधार पर आगे बढ़ सकेंगे। अकादमिक सत्र में माह जुलाई से ही पाठ्य पुस्तिकाओं एवं कक्षा स्तरीय 8 ग्रेड कार्य पुस्तिकाओं के माध्यम से शिक्षण कार्य किया जाएगा, जिसमें ABL किट, स्टोरी कार्ड एवं शिक्षक संदर्शिका का समुचित एवं समन्वित उपयोग किया जाए। पाठ्य पुस्तकों की विषय वस्तु के अनुरूप शिक्षक ऐप पर पाठ के शिक्षण हेतु पाठ योजना फ्रेमवर्क तैयार कर शिक्षकों को प्रदान किया जाएगा, जिसके आधार पर शिक्षक अपनी योजना डायरी में शिक्षण पाठ योजना का निर्माण शिक्षण कार्य करेंगे। अब शिक्षक ऐप पर उपलब्ध करवाए जा रहे शैक्षिक संसाधनों तथा जैसे कि पाठ योजना है, फ्रेमवर्क, शिक्षक संदर्शिका, वीडियो कंटेंट इत्यादि का उपयोग करते हुए शिक्षण अधिगम कराया जाए। RSCRT पोर्टल पर कक्षा 1 से 8 की कक्षाओं हेतु उपलब्ध आकलन प्रश्नों का अभ्यास करवाया जाना है। पाठ्यपुस्तक के अंतर्गत दिए गए दोहरान कार्यों को अनिवार्यतः विद्यार्थियों के साथ कराया जाए। शिक्षण के बाद लगातार रूप से आकलन अनिवार्यतः किया जाना है। विद्यार्थी की प्रगति इंद्राज की जानी है। विद्यार्थियों द्वारा समय समय पर किए गए सृजनात्मक कार्य, शैक्षिक कार्य, अभ्यास कार्य, आकलन पत्रक, रचनात्मक, योगात्मक CBA पत्रकों का संधारण किया जाना है। विद्यार्थी पोर्टफोलियो में किया जाना है, यानी जो भी आप CBA का परीक्षा लेते हो उसको आपको पोर्टफोलियो में लगाना है। विद्यार्थियों में पठन संस्कृति एवं पठन कौशलों के विकास हेतु पठन कालांश का आयोजन किया जाना है। इसके साथ ही प्रार्थना सभा में उपलब्ध संसाधनों जैसे कि अखबार पढ़वाना है, कहानी की जो किताबें हैं वो पढ़वानी है, पाठ्य पुस्तकों की कहानियाँ हैं वो उनको जो बच्चों के माध्यम से पढ़वानी है ताकि उनका जो बोलने का जो है कौशल विकसित हो सके। विद्यार्थियों द्वारा पठन किया जाए जिससे उनमें पढ़ने के प्रति जो है आत्मविश्वास भी विकसित होगा और सामुदायिक सहभागिता को बढ़ाने के लिए विद्यार्थियों के अभिभावकों हेतु निपुण कैलेंडर का वितरण किया जाएगा, जिसमें शामिल गतिविधियों का आयोजन घर पर अभिभावकों के माध्यम से किया जाएगा। विद्यार्थी समग्र प्रगति पत्रक के रूप में विद्यार्थियों को सत्र के उपरांत सभी विषयों की उपलब्धियों को ग्रेड के रूप में समेकित करते हुए HPC उपलब्ध करवाए जाएंगे। अब कक्षा 6 से 8 की जो शिक्षण व्यवस्था क्या रहेगी, वो रहेगी विद्यार्थियों में चिंतन कौशल व समस्या समाधान कौशल का विकास करने के लिए कक्षा स्तरीय दक्षताओं पर आधारित कार्य पुस्तिकाओं पर कार्य करवाना, पाठ्य पुस्तकों की विषय वस्तु की गहरी समझ तथा विद्यार्थियों में उच्च स्तरीय कौशलों के विकास हेतु योजनाबद्ध तरीके से गतिविधि आधारित अधिगम करना, विद्यार्थियों में स्व अभिव्यक्ति, रचनात्मकता, संचार कौशल इत्यादि के बढ़ोतरी के लिए शैक्षिक व शैक्षिक गतिविधियों का आयोजन करना है। कार्य पुस्तिकाओं तथा पाठ्य पुस्तकों की पठन सामग्री के संबंध को समझाते हुए कक्षा शिक्षण करवाना है। पठन कालांश और पुनरावृत्ति कालांश कक्षा 1 से 8 के लिए प्रतिदिन 7वें कालांश का उपयोग पठन कालांश यानी रीडिंग पीरियड के रूप में, यानी कक्षा 1 से 8 के लिए जो है 7वें पीरियड में आपको क्या है रीडिंग पीरियड बनाना है उसको और सभी बच्चों को पढ़वाना है। गणित, हिंदी व अंग्रेजी के लिए एक कालांश प्रति सप्ताह का आयोजन पुनरावृत्ति हेतु किया जाना है। आकलन कैसे करना, अलग अलग परख, परीक्षा, योगात्मक आकलन, दक्षता आधारित आकलन के निर्देश सत्र पर्यंत आकलन हेतु परख एवं परीक्षाओं का निम्नानुसार आयोजन किया जाएगा। कक्षा 1 व 2 शिविरा पंचांग के अनुसार, कक्षा 3 से 5 के अनुसार
3 से 5 आकलन का प्रकार और आधार और टाइमलाइन क्या रहेगी। ORF अंग्रेजी बेसलाइन जो है वो मई 2026 में आयोजित किया जाएगा और ORF हिंदी बेसलाइन जो है 10 से 12 अगस्त 2026 को किया जाएगा। आधार रेखा मूल्यांकन आकलन जो है बेसलाइन गत सत्रों की दक्षताओं पर आधारित होगा और जुलाई माह में होगा। योगात्मक आकलन फर्स्ट या ऐसे फर्स्ट CCE के विभिन्न टूल बिंदु संख्या 11 के अनुसार और शिविरा पंचांग के अनुसार अगस्त माह के अंतिम सप्ताह में टाइमलाइन रहेगी इसकी और 45% पाठ्यक्रम पूरा हो जाना चाहिए तब तक। AI आधारित दक्षता आकलन फर्स्ट गणित अंग्रेजी हिंदी विषयों के लिए AI आधारित दक्षता आकलन के लिए निर्धारित दक्षताओं के अनुसार होगा ये और शिविरा पंचांग के अनुसार 15 से 29 अक्टूबर के बीच ये किया जाएगा। योगात्मक आकलन ऐसे 2 CCE के विभिन्न टूल बिंदु संख्या 11 के अनुसार होगा और शिविरा पंचांग के अनुसार नवंबर माह के अंतिम सप्ताह में और 35% जो है इसका पाठ्यक्रम रहेगा। ORF अंग्रेजी एंड लाइन 7 से 10 दिसंबर इसकी जो टाइमलाइन रहेगा 7 से 10 दिसंबर और ORF हिंदी इसकी टाइमलाइन रहेगी 14 से 17 दिसंबर। योगात्मक आकलन थर्ड ऐसे 3 AI आधारित दक्षता आकलन 2 अंग्रेजी गणित हिंदी विषयों के लिए CCE के विभिन्न टूल बिंदु संख्या 11 के अनुसार AI आधारित दक्षता आधारित आकलन 2 के लिए निर्धारित दक्षताओं के अनुसार होगा ये। शिविरा पंचांग के अनुसार 8 से 20 मार्च के बीच में 2027 को ये होगा और 20% पाठ्यक्रम कक्षा 3 व 4 के लिए और कक्षा 5 के लिए बोर्ड परीक्षा होगी। कक्षा 6 से 8 के लिए प्रथम परख शिविरा पंचांग के अनुसार मई में आयोजित किया जाएगा और ORF अंग्रेजी बेसलाइन मई में आयोजित किया जाएगा। ORF हिंदी 10 से 12 अगस्त 2026 को आयोजित किया जाएगा। द्वितीय परख शिविरा पंचांग के अनुसार 17 से 19 अगस्त 2026। अब अर्धवार्षिक परीक्षा कब होगी तो अर्धवार्षिक परीक्षा AI आधारित दक्षता आकलन फर्स्ट शिविरा पंचांग के अनुसार 15 से 29 अक्टूबर। कक्षा 6 से 8 के लिए अंग्रेजी गणित हिंदी है तो 20 अंक का AI आधारित दक्षता आकलन तथा 50 अंक की परीक्षा होगी। कक्षा 6 से 8 के लिए अंग्रेजी गणित हिंदी के अतिरिक्त शेष विषयों में पूरे 70 अंक की परीक्षा और शेष कक्षाओं विषयों में पूर्ववर्त अंक विभाजन होगा। तृतीय परख शिविरा पंचांग के अनुसार जो होगी वो 17 से 19 दिसंबर। ORF अंग्रेजी एंड लाइन ये 7 से 10 दिसंबर 2026 को। हिंदी का ORF 14 से 17 दिसंबर और वार्षिक परीक्षा AI आधारित दक्षता आकलन 2 शिविरा पंचांग के अनुसार 8 से 20 मार्च। कक्षा 6 से 7 के लिए अंग्रेजी गणित हिंदी हेतु 20 अंक का AI आधारित दक्षता आकलन तथा 50 अंक की परीक्षा होगी। 6 से 7 के लिए अंग्रेजी गणित हिंदी के अतिरिक्त शेष विषयों में जो पूरे 100 अंक की परीक्षा होगी और शेष कक्षाओं विषयों में पहले के जैसे अंक विभाजन होगा। कक्षा 8 में बोर्ड परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। अब क्लस्टर कार्यशाला इस वर्ष 2 क्लस्टर स्तरीय कार्यशालाएं आयोजित की जाएगी। इस सत्र में एक कार्यशाला अगस्त माह में और दूसरी कार्यशाला दिसंबर माह में आयोजित की जाएगी, जिसके विस्तृत दिशा निर्देश राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद द्वारा अलग से जारी किए जाएंगे। अब क्लस्टर स्तरीय कार्यशाला शिक्षकों को क्षमता संवर्धन एवं अकादमिक सम्मेलन प्रदान करने का एक महत्वपूर्ण माध्यम है। इन कार्यशालाओं में दक्ष प्रशिक्षक KRP SRG डाइट सदस्यों द्वारा शिक्षकों की चुनौतियों के निराकरण हेतु कार्य किया जाएगा। शिक्षक आपस में अपने अनुभवों से भी एक दूसरे का क्षमता संवर्धन सहयोग करेंगे। इन क्लस्टर स्तरीय कार्यशालाओं की तैयारी में डाइट संकाय के सदस्य दक्ष प्रशिक्षकों द्वारा मार्गदर्शन प्रदान किया जाएगा। इन क्लस्टर स्तरीय कार्यशालाओं के माध्यम से शिक्षकों को FLN के लक्ष्यों को प्राप्त करने की कार्य योजना समझने में मदद मिलेगी। शिक्षण के विभिन्न आयामों व विधियों द्वारा बच्चों की अधिकतम भागीदारी के प्रयास, सीखना, रचनात्मक और योगात्मक मूल्यांकन प्रक्रिया को स्पष्ट करते हुए समझ विकसित करना है। प्रखर 3.0 रीडिंग प्रमोशन कैंपेन। प्रखर 3.0 में आपको शैक्षणिक वर्ष 2026-27 के लिए एक रीडिंग प्रमोशन कार्यक्रम है और ये 15 अगस्त से 30 नवंबर 2026 तक चलने वाली गतिविधियों की एक श्रृंखला है जो 15 अगस्त से स्टार्ट होगी और 30 नवंबर तक चलेगी। राजस्थान शिक्षा विभाग द्वारा संचालित मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान अभियान मसरा के तीसरे चरण के रूप में ये पहल विद्यालय और समुदाय स्तर पर पूरे वर्ष पठन संस्कृति को विकसित करना और उसे बनाए रखने पर केंद्रित है। साथ ही इसमें विद्यार्थियों में पढ़ने की जो आदत और धारा प्रवाह पठन के साथ पढ़कर समझना शामिल है। यह कैंपेन सामुदायिक सहभागिता तथा शैक्षिक उत्कृष्टता के आधार पर भी केंद्रित है। इसकी विस्तृत गाइडलाइन अलग से उपलब्ध करवाई जाएगी। मेगा PTM वर्तमान शैक्षणिक सत्र में शिविरा पंचांग 2026-27 के अनुसार शिक्षक अभिभावक बैठक PTM की 3 बैठकें आयोजित की जानी है। शिक्षक अभिभावक की जो है प्रथम बैठक जो है वो कब आयोजित की जाएगी 16 मई को आयोजित की गई थी। दूसरी 21 नवंबर 2026 को आयोजित की जाएगी। तीसरी 16 जनवरी 2027 को आयोजित की जाएगी।
मेगा पीटीएम के दौरान प्रार्थना सभा में अभिभावकों की भागीदारी, विद्यार्थियों द्वारा पठन गतिविधियों का प्रदर्शन, विद्यार्थियों की सीखने स्तर पर चर्चा करना है। शिक्षण सामग्री, पुस्तकालय गतिविधियां, पठन कालांश की गतिविधियों का प्रदर्शन, विद्यार्थियों की उपस्थिति, आकलन के परिणामों पर चर्चा, घर पर सीखने में सहयोग और आगामी बैठक की योजना तैयार करना आदि कार्य किए जाएंगे। अब निपुण मेला के बारे में अपन क्या पढ़ते हैं। निपुण मेला एक नवाचारी गतिविधि के रूप में आयोजित किया जाना है विद्यालयों में, जिसमें क्या क्या करना है। निपुण मेले का आयोजन प्रत्येक पीओ यूसीओ विद्यालय स्तर पर 16 जनवरी कब किया जाना है, 16 जनवरी 2027 को मेगा पीटीएम के साथ आयोजित किया जाएगा। निपुण मेला एफएलएन आधारित थीम के अनुसार आयोजित किया जाएगा। निपुण मेले में विद्यार्थियों, मेंटर, शिक्षकों के समन्वय से गतिविधियों की स्टॉल लगाई जाएगी, जहां बच्चों के स्तर के अनुसार खेल गतिविधियां आयोजित की जाएगी। प्रकट 3.0 में किए गए रचनात्मक कार्यों एवं पठन गतिविधियों का प्रदर्शन किया जाएगा। आयोजित गतिविधियों के साथ क्षेत्रीय परिवेश में लोकप्रिय खेल, स्थानीय कहानियों और बाल गीतों को भी शामिल किया जाएगा। अब हमारे क्या दायित्व हैं शिक्षक के रूप में। बालक बालिकाओं का निर्धारित समय पर आधार रेखा यानी बेसलाइन असेसमेंट करना और पदस्थापन मूल्यांकन दर्ज करना। अध्यापक योजना डायरी में पाठ्यपुस्तक की विषय वस्तु दक्षता आधारित शिक्षण योजना बनाकर बच्चों के साथ कार्य करना है और निर्देश के अनुसार शैक्षिक और शैक्षिक गतिविधियों में नियमित रूप से नियोजन कर आकलन करना है। एफएलएन के निर्धारित लक्ष्यों जैसे कि मौखिक भाषा विकास, डिकोडिंग, पठन एवं लेखन, संख्या ज्ञान कौशल के लिए निरंतर अभ्यास करना है। सहायक सामग्री के रूप में एबीएल किट का उपयोग, स्टोरी कार्ड, पाठ्यपुस्तक, कला किट और आदि का यथा समय उपयोग किया जाना है, जैसा आप उचित समझें। विद्यार्थियों को उपलब्ध कराई गई कार्य पुस्तिकाओं में नियमित रूप से जो अभ्यास कराया जाना है और नियमित रूप से जांच कर फीडबैक भी प्रदान करना है। मौखिक चर्चाओं के दौरान बच्चों की स्थानीय भाषा को समुचित उपयोग करना सिखाना है। शिक्षक ऐप के माध्यम से निर्देशानुसार नियमित रूप से उपयोग किया जाए। योगात्मक आकलन के लिए पश्चात विद्यार्थियों की शैक्षिक प्रगति को पोर्टल पर इंदराज किया जाना है। पीटीएम में विद्यार्थियों की प्रगति को अभिभावकों के साथ साझा किया जाना है। अभिभावकों को निपुण कैलेंडर पर सामुदायिक बैठकों एवं गृह विजिट के दौरान प्रशिक्षित किया जाना है और दक्षता आधारित आकलन की ओसीआर को निर्धारित अवधि में ऐप पर अपलोड करना है। अब जो संस्था प्रधान है उसके क्या दायित्व रहेंगे। प्रवेश के साथ ही शाला दर्पण पर विद्यार्थियों के प्रपत्र 5, 7, 9 पूरे करवाना और समय समय पर वांछित अद्यतन करना। सत्र के आरंभ में शाला दर्पण पर कक्षा अध्यापक और विषय अध्यापक मैपिंग पूरी करना। निश्चित समय पर विद्यार्थियों को कार्यपुस्तिका और निःशुल्क पाठ्यपुस्तकों का वितरण करना। अध्यापक की शिक्षण योजना डायरी का अवलोकन कर अनिवार्य रूप से फीडबैक प्रदान करना। पोर्टफोलियो को साप्ताहिक अपडेट करवाना। सतत रचनात्मक आकलन नियमित दर्ज करना। एसएमसी अभिभावक शिक्षक की बैठकों में अभिभावकों से विद्यार्थियों की शैक्षिक प्रगति साझा करवाना। शिक्षकों को शिक्षण कार्य में आ रही कठिनाइयों का निराकरण करवाने के लिए डाइट द्वारा चयनित अकादमिक समूह दक्ष प्रशिक्षकों एवं जिले के डीसीजी कमेटी से सहयोग प्राप्त करना। गतिविधि के अंतर्गत शिक्षकों द्वारा किए जा रहे कार्यों में सहयोग और मार्गदर्शन प्रदान करना और विद्यार्थियों की कार्य पुस्तिकाओं अभ्यास की प्रभावी मॉनिटरिंग करना। पीओ के क्या काम रहेंगे। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, परिक्षेत्र के शिक्षकों के साथ नियमित रूप से जो है समीक्षा बैठक आयोजित करना और अधीनस्थ समस्त विद्यालयों में नियमित रूप से शिक्षण गतिविधियों पर क्रियान्वित करना। क्लस्टर कार्यशालाओं के आयोजन होने पर संबंधित विषय अध्यापकों की उपस्थिति और भागीदारी 100% सुनिश्चित कराना तथा शिक्षकों से क्लस्टर कार्यशाला के प्रतिवेदन आवश्यक रूप से प्राप्त करना। क्लस्टर कार्यशालाओं के दौरान शिक्षकों की कक्षा शिक्षण संबंधी समस्याओं एवं उनके क्षमता संवर्धन हेतु कार्य योजना तैयार करना एवं उसकी क्रियान्विति करना। ब्लॉक में जिला स्तरीय अधिकारी के रूप में आपको क्या करना है, यानी सीबीओ के क्या दायित्व रहेंगे। एफएलएन, सीसीपी, एबीएल के क्रियान्वयन एवं प्रभावी संचालन की सुनिश्चितता हेतु डाइट प्राचार्य जिला अकादमिक समूह की नियमित बैठक आयोजित करना। ब्लॉक में होने वाली शैक्षिक गतिविधियों की मॉनिटरिंग, सम्मेलन व अकादमिक समर्थन का निष्पादन ब्लॉक संदर्भ व्यक्ति यानी आरपी के सहयोग से ब्लॉक प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी द्वारा किया जाना है। ब्लॉक एवं जिला स्तरीय अधिकारियों पीएमयू एवं आरईआई पार्टनर्स द्वारा शाला सम्मेलन ऐप एवं विद्या समीक्षा केंद्र द्वारा तैयार चेकबोर्ड के माध्यम से कक्षा का अवलोकन किया जाए और अवलोकन से प्राप्त परिणामों को डैशबोर्ड के माध्यम से विश्लेषण कर क्लस्टर कार्यशालाओं, समीक्षा बैठक बीआरएम में समीक्षा की जाए। आवश्यक कार्यवाही हेतु निर्देश प्रदान कर किया जाना है। ब्लॉक एवं जिला स्तरीय अधिकारी नियमित रूप से विद्यालयों में शैक्षणिक जो है सम्मेलन प्रदान करेंगे। ये सीताराम जी जाट है, उनका जो है आज का जो नोटिफिकेशन आया है। तो इस प्रकार आपको जो है अपने साल भर क्या करना है स्कूल में, उसकी पूरी जानकारी इस वीडियो में आपको दी गई है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो अपने शिक्षक साथियों के साथ शेयर करें
और अपनी कार्य योजना को इसी निर्देश के अनुसार बनाएं, ताकि आप जो है बच्चों को विद्यालय में जो है अच्छा शिक्षण और गुणवत्तापूर्ण शिक्षण प्रदान कर सकें। जय हिंद।